हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग टीएस एलियट की एक इम्पॉर्टेंट पोएम द वेस्टलैंड के बारे में देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 आज हम लोग देखने वाले हैं, द बरियल ऑफ डेड का। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पोएम द वेस्टलैंड के बारे में, जिसको लिखा है टीएस एलियट ने, जिसको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएम माना जाता है 20th सेंचुरी की, और सेंट्रल वर्क माना जाता है मॉडर्निस्ट पोइट्री की। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1922 को। इसमें 434 लाइंस हैं। पहले यूनाइटेड किंगडम में दिखी, वहाँ पे पब्लिश हुई। ओके, तो शुरू करते। टीएस एलियट की बायोग्राफी पे तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उनके बारे में भी जानना है तो देख लो। द वेस्टलैंड जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आज मैं फर्स्ट पार्ट देखने वाली हूँ, द बरियल ऑफ द डेड। शुरू करते हैं। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain। अभी स्पीकर अननोन है। वो अप्रैल को क्रूलेस्ट मंथ कहता है, मतलब बहुत बेकार मंथ है अप्रैल, बहुत क्रूल है। बल्कि अप्रैल को तो जो मंथ है वो अच्छा माना जाता है, उसमें स्प्रिंग होती है, मतलब नॉर्मली देखा जाए तो ब्यूटीफुल मंथ है। और ये जो लाइंस हैं वो आइएम्बिक मीटर में लिखी गई हैं, और इसमें इंजाममेंट भी यूज़ हुआ है। मतलब जो चीज़ें अच्छी होती हैं अप्रैल में, फूलों का खिलना, ये सब चीज़ें, तो इसको इन्होंने क्रूल बताया है। क्यों बताया, सब चीज़ें हमें आगे पता चलने वाली हैं। विंटर केप्ट अस वार्म, कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, फीडिंग अ लिटिल लाइफ विथ ड्राइड ट्यूबर्स। स्पीकर के लिए स्प्रिंग का जो मंथ है वो अच्छा नहीं है, उनके हिसाब से विंटर है, क्योंकि विंटर उनको वार्म कवर कर लेता है स्नो से। अजीब है, बट आगे समझेगा क्यों बोल रही हैं। मतलब अभी कहना क्या चाहते हैं कि अगर जैसे किसी को कोई चीज़ बुरी लग रही है, इंसान को दुख है, तो अगर वो दुख नम हो जाए, मतलब उसका असर पड़ना बंद हो जाए, तब असर पड़ना बंद नहीं हो जाए, इंसान का जो पेन है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि वो नम हो जाए, मतलब कुछ नहीं समझ रहा है, वो चीज़ ज़्यादा बेटर है इनके हिसाब से, इन लाइंस के हिसाब से। और जो इतना नम है इंसान इमोशंस में, उनके जो लाइफ में जो जॉयज़ हैं, कहते हैं ड्राई ट्यूबर्स। ड्राई ट्यूबर्स को हिंदी में तो सूखे कंद कहते हैं। इसका और मैं डेफिनेशन और इसके पिक्चर में लगा दे रही हूँ, तो देख लो, समझेगा। और खाने के लिए इनके पास ड्राइड ट्यूबर्स हैं, मतलब ट्यूबर्स हैं। समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्टैनबर्गीज with shower of rain, we stopped in the colonnade and went on in sunlight into Hofgarten and drank coffee and talked for an hour, being गैर कीन रशियन। अभी ये जो लाइन है वो मैं लिख दे रही हूँ, मतलब इसमें स्क्रीन पे दिख रही है, ये अलग ही लैंग्वेज में है। ओके, समर ने सरप्राइज किया। इसमें अस कौन है ये भी क्लियर नहीं है। ये काइंड ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मतलब चीज़ें बता रहे हैं। ये जो पोएम है अभी ये किसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर के हिसाब से बोली जा रही है। अभी चीज़ें कैसी हैं वो समझ नहीं आ रहा, बट आगे समझेगा। अब यहाँ पे मतलब जैसे पोएम में इंसान का खुद का एक कैरेक्टर आ जाता है ना, वैसे ना इसमें अभी नैरेटर है, ना कोई थर्ड पर्सन है, ना एलियट है। ये काइंड ऑफ अलग एक कैरेक्टर पोएम में है। स्टनबर्गीज ये लेक का नाम है, जो कि थोड़े ही दूर पे है म्यूनिच जर्मनी से। वहाँ पे बारिश हो रही थी। ये कोलोनाडो में रुके। कोलोनाडो के बारे में ये मैंने स्लाइड लगा दी, देख लो। कोलोनाडो मतलब होता है सीरीज ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स मतलब खम्बे। मतलब ये कहीं तो रुके, फिर वहाँ बारिश हुई, फिर वहाँ वो कॉलम से गुजरे, फिर ये हफ गार्डन में गए और उन्होंने यहाँ पे कॉफ़ी पी, इन्होंने बात की। और फिर एक जो लाइन है जर्मन में, इसका जो मतलब ये है, हॉफ गार्डन, पहले क्या ये बता देती हूँ। हॉफ गार्डन एक सिटी पार्क है म्यूनिच में। लाइन है जो जर्मन में लिखी है, इसका मतलब ये है, आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई कम फ्रॉम लुथेनिया, अ ट्रू जर्मन। मतलब ये बोल रहा है कि भाई मैं लुथेनिया से आया हूँ, मैं ट्रू जर्मन हूँ। मतलब यहाँ पे ये क्यों ये चीज़ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये ट्रू जर्मन है, इससे मतलब ये भी पता चलता है कि जो ट्रू जर्मन है वो लुथेनिया कंट्री से आते हैं। इससे ये भी एक पता चल रहा है कि जो रीडर है, मतलब पोएट, उसको एक कन्वर्सेशन के बारे में बताना चाहता है। मतलब दो लोगों के बीच में बातें हो रही है, दो या ज़्यादा लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, और उस चीज़ को पोएट हमसे इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। समझ रहे हो? द वेस्टलैंड डीप पोएम है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये जो थोड़ा सेटिंग वेटिंग है 20th सेंचुरी,
जो लाइफ होती है यूरोप में उससे थोड़ा हमें इंट्रोड्यूस कराता है। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, ओके अब यहाँ पे अलग चीज़ शुरू हो गई। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स माई कजिन्स ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड एंड आई वॉज फ्राइटेंड ही सेड मैरी मैरी hold on tight, and down we went in the mountains. There you feel free. I read much of the night and go south in the winter. ओके तो ये जो है अब यहाँ पे जो स्पीकर है मतलब ये एलियट जो लिख रहे हैं बट इसमें इन्होंने डिफरेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं। इस टाइम जो स्पीकर है उसका नाम यहाँ पे मैरी है। समझ रहे हो पोएम में बहुत ज़्यादा बने रहना। मैरी है और मैरी की स्टोरी यहाँ पे चल रही है। वो उसने बोला जब वो बच्चे थे वो आर्क ड्यूक के यहाँ पे रुके, ठीक है, मतलब वो उसका कज़िन है। आर्क ड्यूक उसका कज़िन है। मतलब ये जिनके बारे में बताई जा रही हैं चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं भाई, राजशाही फैमिली के हैं, इन लोगों के पास बहुत पैसा है। ये लोग स्लेड पे गए मतलब अपना ये घिसल वो बर्फ़ में से करते हैं ना वैसा। ये देखो स्लेड की पिक्चर लगा दे रही हूँ मैं वैसे। अब ये दोनों स्लेड पे बैठे तो जो मैरी है उसे डर लग रहा होगा तो वो बोलता है उसका कज़िन होल्ड मी टाइट, ओके। और वो लोग नीचे गए इन द माउंटेन्स, वहाँ पे इन्होंने फ्री फील किया। और यहाँ पे जो ये एलियट ने एक रियल हिस्टोरिकल फिगर का नाम लिया है, मतलब ऐसा ही नाम था वहाँ पे, मैरी लुइस ये बेवेरियन वूमेन थी और उनका सच में एक कज़िन था आर्क ड्यूक रुडोल्फ जो कि क्राउन प्रिंस था ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया का। ये चीज़ तो कन्फर्म नहीं कि एलियट ने इनका नाम यहाँ पोएम में क्यों रखा, इस पर कई सारी थियोरीज़ हैं, कई सारी थ्योरीज आई कि उन्होंने क्यों इनका नाम लिया रहेगा। बट ये एक चीज़ ये है कि लेजेंड है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि एलियट और मैरी एक बार मिले थे, तो हो सकता है उन्होंने ऐसे ही इनकी स्टोरी को अपने पोएम में ऐड कर लिया हो। मतलब इस लाइन से मतलब यही कि मैरी को कितना अच्छा लगता है जब वो लोग मतलब ऐसे माउंटेन्स में फ्री घूमते हैं। और अभी यहाँ पे मैरी नरेटर थी इतनी लाइंस में, ठीक है। और मैरी ये भी कहती है कि उसको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, विंटर में साउथ में ट्रैवल करना अच्छा लगता है। ओके आगे, व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, सन ऑफ मैन, यू कैन नॉट से और गेस, फॉर यू known only a heap of broken images where the sun beats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water, only there is shadow under this red rock. Come in under the shadow of this red rock. ओके अब यहाँ पे मैरी नरेटर नहीं है, मैरी के बारे में बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे कोई और शुरू हो गया है। जो कुछ लाइन्स हैं वो बाइबल से ली गई हैं, 3 वर्सेस फ्रॉम द बाइबल, जिसमें बेसिकली यही बोलते कि कैसे जो सोल है वो कैसी रहेगी, जैसे कोई मिट्टी हो बिना पानी के, ऑब्वियसली अच्छी नहीं। ये जो लाइंस हैं ये पहली वाली, मतलब व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश सन ऑफ अ मैन, ये जो है ये एजिकल पे बेस्ड है, ये एक बाइबल का मतलब पार्ट है, ओके। इसमें ये पूछता है ये ऐसी स्पिरिट से, ऐसी आत्मा से क्या निकलेगा जो कि स्टोनी रबिश जैसी है, कोई जो अगर कोई पत्थर की चीज़ है उससे क्या निकलेगा वो चीज़, ठीक है। और सन ऑफ मैन ये कॉमन फ्रेज है बाइबल का। यू कैन नॉट से और गेस फॉर यू नो ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस वेयर द सन ईट्स एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ। इसमें कहते हैं कि जो उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा फिर वही बोलते हैं कि इसका आंसर तुम्हें कैसे पता होगा, तुमने जो लाइफ जी है अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस जैसी जी है, मतलब जो लाइफ है उसको ऊपर ऊपर से जी है, सुपरफिशियल तरीके से जी है, जो मतलब चीज़ों का मतलब जो दुनिया में लोग दिखाने के लिए करते हैं वो चीज़ करी है, तो तुम्हें इस चीज़ का तो आंसर पता ही नहीं होगा। मतलब अपना कोई जो थॉट है वो मीनिंगफुल चीज़ों में मत लगाओ, कुछ होएगा नहीं उससे, ऐसा। खुद ही क्वेश्चन भी पूछा, खुद ही आंसर भी दिया है, मतलब वही सब चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए उन सब पे बात। जिसको ये रिफ़र कर रहे हैं एज़ यू, मतलब एज़ यू उसको बोल रहे हैं कि तुम स्पिरिचुअल थ्रस्ट से मर रहे हो, मतलब स्पिरिचुअल थर्स्ट से मर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सुपरफिशियल हैं,
वहाँ पे नो साउंड ऑफ वाटर है। जो भी तुम्हें कंफर्ट मिलेगा, जो भी तुमको मिलेगा वो हार्ट हार्टेड कंफर्ट मिलेगा। जैसे जो शैडो होता है अंडर रेड रॉक, पेड़ की छाया और ये रॉक की छाया में डिफरेंस तो होता ही है। प्लेट यहाँ पे काइंड ऑफ निगेटिव पिक्चर को पेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब उसका नाम ही द वेस्ट लैंड है तो कितनी ही पॉजिटिविटी मिलने वाली है हमें। फिर पोएट एक रॉक के नीचे शैडो के बारे में बताते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड आगे चीज़ें हैं। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। ओके, ये सब चीज़ें थोड़ी सी क्रीपी हो गई। मतलब पोएट ऐसी चीज़ शो करने वाले हैं जो, मतलब ऐसी शैडो दिखाने वाले हैं जो कि अलग होगी। मतलब ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जो अलग रहेगी, जो कि हमारी जो शैडो बनती है सन में, मतलब मॉर्निंग टाइम में हमारे पीछे या इवनिंग में हमारे आगे, उससे अलग होगा। ओके, क्या होगा वो अब हमें पता चलेगा। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो मॉर्निंग की शैडो होती है और जो इवनिंग की शैडो होती है, इसमें कुछ ये मिरर इफेक्ट दिखाएंगे, मतलब समानता दिखाएंगे। अब थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पे। जो मतलब है मॉर्निंग शेडो और इवनिंग शेडो से मतलब ये है कि जो टाइम है वो पास हो जाता है, अच्छा समय हो या बुरा समय हो बीत जाता है। और यहाँ पे जो डस्ट से मतलब है ना, वो मतलब है मौत से। ऑब्वियस सी बात है, जब मरने के बाद लोग वही कहते हैं ना कि एशेस में हो गए, वो चीज़। फ्रिश वेट देयर विंड, और ये यहाँ तक क्वेश्चन मार्क तक ये लाइंस जर्मन में लिखी गई हैं और रिचर्ड वैगनार्स के ओपरा ट्रिस्टन एंड सोलेड से लिया गया है, जिसमें इसमें दो लवर्स की स्टोरी है, डूम्ड लवर्स, मतलब इनका प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनकी स्टोरी है। मतलब अब यहाँ पे जो पोएम की टोन है वो लव के लिए मौन करनी है, मतलब अब यहाँ पे प्यार का दुख है। यू गेव मी हाइसेंथ्स फर्स्ट अ ईयर अगो, दे कॉल्ड मी द हाइसेंथ गर्ल, yet when we came back late from the hyacinth garden, yours arms full and your hair wet, I could not speak and my eyes failed. I was neither living nor dead, and I knew nothing. Looking into the heart of lights, the silence, और उसके बाद जर्मन लाइन। अब यहाँ पे एक वुमेन की बात हो रही है, वो अपने एक यंग टाइम को, पुराने टाइम को याद कर रही है जब उसको किसी ने हाइसेंथ फ्लावर्स दिए थे, ऑल रोमांटिक वे में। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी टेक्निक का भी यूज़ हुआ है, पोएटिक टेक्निक का यूज़ हुआ है। ऐसी मतलब इसमें ये हुआ है कि जो वुमेन है उसने एक पर्सन को एड्रेस किया है जो कि पोएम में प्रेजेंट नहीं है इस पॉइंट पे, और ये हो सकता है खुद से भी बात कर रही हो। ये सब चीज़ें मतलब बताई नहीं गई। अब कोई पुराने टाइम को याद कर रहा है तो उसको लगता है ना कि वो वही चीज़ को जी रहा है, वैसा। जो उसके लिए मेमोरीज हैं वो अब पेनफुल हैं, क्योंकि इतनी पेनफुल हैं क्योंकि अब वो है नहीं। तो उसके लिए अब वो ऐसा फील होता है उसको, ना कि वो ज़िंदा है ना ही वो मर गई है, बीच में अटकी हुई है, कि आत्मा टाइप्स मर चुकी है, उसके अंदर अब कोई खुशी नहीं है। और वही जो आखिरी लाइन है वो भी जर्मन में ही है, जो कि वैगनर्स के ट्रिस्टन और आइसोलोट से लिया गया है, जिसका रेफरेंस पहले पोएम में आ चुका है। और इस लाइन का ट्रांसलेशन है, वेस्ट एंड एम्प्टी इज द सी। मैडम सोसोस्ट्रस, famous clairvoyant, had a bad cold, nevertheless is known to be the wisest woman in Europe, with a wicked pack of cards. Here, said she. अब यहाँ पे पोइट ने न्यू करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, मैडम सोसोस्ट्रस को। ये क्लेरोमाइंट है, मतलब फॉर्च्यून टेलर है, और ये वो यूरोप में वाइजेस्ट वुमेन है, मतलब सबसे उसके पास दिमाग है। इवन उसको बैड कोल्ड है, मतलब जो ज़ुकाम है उसको, उस पर कोई असर नहीं है उसकी स्किल्स पे, मतलब कोई सेंस नहीं है, बट ऐसा है। इस वुमेन के पास विकेड पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स मतलब टैरो कार्ड्स जो होते हैं, जो फॉर्च्यून टेलिंग में यूज़ करते हैं ना, वैसा। Is your card the drowned Phoenician sailor? Those are pearls that were his eyes. Look, here is Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations. अब वो जो मैडम है जो फॉर्च्यून टेलर है, उसने एक कार्ड निकाला है, मतलब उसके पास कई कार्ड्स हैं ना, उसमें एक कार्ड इसने निकाला है, द ड्राउंड फेनेशियन सेलर। ओके, ये जो फेनेशियंस हैं इनका ग्रुप था, मतलब पहले कुछ लोगों का ग्रुप था,
ठीक है। उसके बाद वो जो फॉर्च्यून टेलर बोलती है कि जो उसकी आंखें हैं वो पर्ल्स जैसी हो गई हैं। ये जो लाइन है, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, ये शेक्सपियर के टेम्पटस से ली गई है। इसका मतलब ये है कि अभी जैसे कोई सी में अंदर मतलब लाश ही है, ऑब्वियस सी बात, तो कोई नॉर्मल इंसान तो लेटेगा नहीं। अगर कोई डेड इंसान उसकी लाश पड़ी हुई है तो वो जो है पानी में पत्थर बन गई है, पर्ल्स जैसी। इसका इस लाइन का मतलब ये है, मतलब जो अब उसकी जो आँखें जो होती हैं उनको सोल का एक रास्ता भी कहते हैं ना, आत्मा का रास्ता। तो मतलब अब सब कुछ ऐसा हार्ड हो गया है, मतलब डेड है सब कुछ। उसके बाद बेलाडोना के कार्ड के बारे में फॉर्च्यून टेलर बोलती है। बेलाडोना का मतलब इटालियन में ब्यूटीफुल लेडी होता है, बट ये एक तरीके का पॉइजन का भी नाम है। ये जो बेलाडोना है ये एक्चुअल कार्ड नहीं है, इसको एलियट ने अपने मतलब मेड अप कार्ड है, इसको खुद से बनाया है पोएम के लिए। हियर इज द मैन विथ थ्री स्टेव्स एंड हेयर द व्हील एंड हेयर इज द वन आइड मर्चेंट एंड दिस कार्ड which is blank is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hanged man, fear death by water. ओके, और भी टैरो कार्ड्स के बारे में बात हो रही है। उसके बाद जो फॉर्च्यून टेलर है, द मैन विथ थ्री स्टेव्स या थ्री स्टाफ्स, ये कार्ड को निकालती है। ये एक्चुअल कार्ड है, मतलब ऐसा होता है टैरो कार्ड में। ये जो कार्ड है फैमिन और ड्रॉट इन लैंड को सिंबलाइज करता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब सूखे को। जो वेस्ट लैंड है उससे तो अभी कनेक्ट हो गया ना। और जो द व्हील है, ओके, ये जो है ये द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करती है, मिडिएवल सिंबल है। इसका मतलब यही होता है कि जो लाइफ है, डेथ है, वो एंडलेस सर्कल है जो चलता रहता है, जो हमारे यहाँ भी माना जाता है जब तक इंसान को मोक्ष नहीं मिल जाता। इसके बाद जो वो फॉर्च्यून टेलर है, द वन आइड मर्चेंट का कार्ड निकालते हैं। ये भी जो है वो मेडअप कार्ड है, मतलब ऐसा कार्ड होता नहीं, ये एलियट ने खुद से यूज़ किया है। और जब टैरो एंड होने वाला है, मतलब ये जो सेशन है इनका कार्ड्स का, ये एंड होने वाला है, तो इनको एक ऐसा लास्ट कार्ड मिलता है कि इसमें एक जन है जो अपने बैग पे कुछ कैरी कर रहा है, पर हम देख नहीं सकते क्या, कौन है, क्या कैरी कर रहा है, ये नहीं हम देख सकते। और फिर वो जो फॉर्च्यून टेलर है वो बोलती है कि द हैंग्ड मैन, ये एक्चुअल कार्ड है, पर ये कार्ड इसको मिल नहीं रहा है, मतलब फॉर्च्यून टेलर को मिल नहीं रहा है। पहले तो हमें द हैंग्ड मैन सुन के लगता है कि ये कार्ड अच्छा नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ें हैं। बट ये जो कार्ड है एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ को, स्पिरिचुअल रीबर्थ को, मतलब अभी ये नहीं मिल रहा तो हमारा स्पिरिचुअल रीबर्थ नहीं हो सकता, ये चीज़ है। अब यहाँ पे फियर डेथ बाय वाटर का भी फ्रेज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि पानी से मौत, पानी ज़्यादा होता है तो डूब के भी मौत होती है, अगर कम होता है तो सूखे से भी मौत हो जाती है। तो जो सूखा है फिर हमारा द वेस्ट लैंड से कनेक्ट करता है। और ये जो चीज़ें हैं आगे भी यूज़ हो सकती हैं, तो इनके जो टर्म्स हैं वो थोड़ा ध्यान में रखना। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग अराउंड इन अ रिंग, थैंक यू इफ़ यू सी डियर मिसेस एक्यूटोन, टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट बी सो केयरफुल दिस डेज। उसके बाद ये जब टैरो सेशन ख़त्म हो गया तो ये जो मैडम है फॉर्च्यून टेलर है वो बोलती है, उनकी एक क्लाइंट है कोई मिसेस इक्विटोन करके, तो वो बोलती है कि उसके पास उनके लिए एक मैसेज है जो उसको खुद देंगी, मतलब बीच में कहीं खो हो ना जाए उसके लिए। अब फिर उनको उसको विज़न आता है वॉकिंग अराउंड इन अ रिंग का, मतलब वो फॉर्च्यून टेलर को। अब यही वापस से ये फॉर्च्यून व्हील, मतलब वो जो एंडलेस साइकिल वाली बात पे आ गया, मतलब जो लोग फंसे हैं उस चीज़ में, एंडलेस साइकिल में, ख़त्म नहीं होती चीज़ें, चलती ही रहती हैं। अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन, अ क्राउड फ्लोड ओवर लंडन ब्रिज, so many I had not thought, dead had undone so many sighs, short and infrequent were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet, followed up the hill and down King William Street to where St. Mary Woolnoth kept the hours with dead sound on the final stroke of 9। अब यहाँ पे जो अनरियल सिटी है ये लंदन को इन्होंने बताया है, मतलब ये लोग जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ज़ॉम्बीज़ की तरह, मतलब काम ही कर रहे हैं, मतलब जीने का एक वो ख़त्म हो चुका है, बस पैसे कमाने में लगे हैं, मतलब जीवन का कोई अर्थ नहीं है, बस जिए जा रहे हैं। ओके, मतलब एक ही चीज़ पे अटके हुए हैं। और यहाँ पे ये ओरिजिनल मतलब रियल लैंडमार्क को यहाँ पे शो किया है, सेंट मैरी वूलनेथ के चर्च को,
यहाँ पे चर्च बेल के बारे में बताया है कि जो फाइनल स्ट्रोक होता है वो 9 का होता है। फिर यहाँ पे इन्होंने पोएट ने रिलीजन और डेथ को एसोसिएट किया है, जितनी कई बार पोएम में किया है। देयर आई सॉ वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग, स्टेटसन यू वर with me in the ships at my lake. The copse you planted last year in your garden has it begun to sprout? Will it bloom this year? Or has the sudden frost disturbed its bed? Or keep the dog far hence, that's friend to man. Or with his nails he'll dig it up again. और उसके बाद आगे की लाइन, यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि इन्होंने किसी को देखा जिसको वो एशियंट वॉर से जानते थे, मतलब पहले से जानते थे। एशियंट वॉर जो थी उसका नाम था स्टेटसन, और उसको यहाँ इन्होंने ज़ॉम्बी क्राउड में देखा। ठीक है, वो उससे पूछते हैं कि वो जो लास्ट ईयर जो तुमने जो कॉप्स मतलब लाश को दफन की थी, क्या उसमें से कुछ निकलना शुरू हुआ? अब जैसे हम लोग गेहूँ वेहूँ का रहता है ना कि जब बोते हैं तो उसके बाद गेहूँ निकलता है, तो वैसे ये लाश के बारे में पूछ रहे हैं। ओह गॉड, सीरियसली। और उसके बाद जो पोएट हैं वो उस आदमी को एडवाइस देते हैं कि डॉग को कॉप से दूर रखने के लिए। यही लास्ट में यही है कि इन्होंने पोएट ने एक जने को देखा, स्टैटरसन को, उसको रोका, फिर वो उससे कॉप्स के बारे में बात करते हैं। और ये जो लास्ट के वर्ड्स हैं फ्रेंच में है मॉन फ्रेरर, इसका मतलब है मतलब माय ब्रदर इन फ्रेंच। मॉन सेम ब्लेबल का मतलब है माय फेलो, मतलब उससे ये बात कर रहे हैं, उसी चीज़ पे चीज़ एंड होती है। और ये जो वर्ड्स हैं वो चार्ल्स बॉडलायर की पोएम से हैं, फ्लोरस ड्यू मैल से। बहुत प्रोनाउंसिएशन कैसा है क्या पता, बस मैं पिक्चर्स इसके ये भी ऐड कर दूँ क्योंकि फ्रेंच है, ऑब्वियसली कितना ही ठीक प्रोनाउंसिएशन होगा। कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका एक फायदा ये है कि जो भी डाउट्स रहेंगे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।